नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में और संविधान के स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा। ट्रिक के आधार पर मैंने संविधान के स्रोत आपको बताए। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। मैंने बताया था कि जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो जो अनुसूचियां हैं उनका आज इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे और ट्रिक के आधार पर पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हमने भारत के संविधान के स्रोत पढ़े थे। तो देखिए, ज्यादा बातें न करते हुए हम बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। देखिए, अनुसूचियों की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अनुसूचियां 8 है और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो देखिए, ये स्पोर्ट्स है, SPORTS, स्पोर्ट्स। ये जो एक शब्द है ये हमें अनुसूचियों को याद कराएगा। ये हमारी ट्रिक है, एक प्रकार से स्पोर्ट्स की क्या है? ट्रिक है। क्या बनाएंगे? नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये स्पोर्ट्स का जो सूत्र है 6 अनुसूचियों के बारे में हमें बता देगा, अर्थात 6 अनुसूचियों में ये बताएगा कि इस अनुसूची में इसका अध्ययन देखने को मिलता है। तो देखिए, हम बात करते हैं नंबर 1 एस से। ये जो एस है इससे बनाएंगे स्टेट। क्या बनाएंगे? स्टेट। और स्टेट का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? राज्य होता है। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ क्या है? भारत है। अर्थात बोले तो राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन देखने को मिलता है, भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसका जो वर्णन देखने को मिलता है वो अनुसूची संख्या 1 में देखने को मिलता है। किसका वर्णन? राज्य क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिलता है वो अनुसूची संख्या 1 में। एस से स्टेट बना लिया। स्टेट का मतलब राज्य, राज्य क्षेत्रों का जो वर्णन है अनुसूची संख्या 1 में है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2 जो शब्द है पी से बनाएंगे पेमेंट। पेमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? वेतन होता है। क्या होता है? वेतन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी संवैधानिक उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, संवैधानिक उच्च अधिकारियों का वेतन, उनके वेतन संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची संख्या 2 में है। जितने भी बड़े बड़े उच्च अधिकारी, संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके का जो वेतन संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची संख्या 2 में देखने को मिलता है। अब उच्च अधिकारियों की अगर हम बात करेंगे, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद हम बात करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति। उसके बाद बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद हम बात करें जो राज्य का विधानमंडल होता है, राज्य का क्या होता है? विधानमंडल होता है। उसमें एक तो होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, इनके वेतन संबंधित जो प्रावधान है, इतने जो मैं उच्च अधिकारी मैंने आपको बताया है, इन सारे के सारे जितने भी अधिकारी हैं उनके वेतन संबंधित जो भी प्रावधान हमें देखने को मिलेगा अनुसूची संख्या 2 में देखने को मिलेगा। फिर से आप साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, बार बार मैं आपको अवगत कराता हूं। देखो, राष्ट्रपति, प्रत्येक जितने भी राज्य है राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। और भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक,
इनके वेतन संबंधित जो भी प्रावधान है हमें अनुसूची संख्या 2 में देखने को मिलता है। याद रखना, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कंपटीशन के एग्जाम में कि इस जो पदाधिकारी है इसका वेतन संबंधित प्रावधान किसमें मिलता है, तो आपको बताना है अनुसूची संख्या 2। आपको ऐसे याद रखना है कि उच्च अधिकारियों के वेतन संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची संख्या 2। आगे हम बात करते हैं अनुसूची संख्या 3 के बारे में। शब्द से लेंगे, याद करेंगे, साथ साथ नोटबुक में ऐड करेंगे। देखिए ओ का होता है ओथ, OATH, ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। उच्च अधिकारियों के शपथ संबंधित प्रावधान, शपथ संबंधित प्रावधान जिस अनुसूची में देखने को मिलते हैं वो अनुसूची है 3। उच्च अधिकारियों को शपथ कौन दिलाएगा, जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनके शपथ संबंधित प्रावधान है वो अनुसूची संख्या 3 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आर से बनाएंगे राज्यसभा। आर से बनाएंगे राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा भी बोल सकते हैं। आवंटन के बारे में जो भी प्रावधान है वो सारा का सारा किसमें है, अनुसूची संख्या 4 में है। आर से क्या बनाया, राज्यसभा। राज्यसभा की क्या, सीटों का बंटवारा, कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची संख्या 4। उसके बाद टी, इससे बनाएंगे SC और ST। SC और ST अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके जो अलग से नियम हैं इन क्षेत्रों के, जिसे बात करें आरक्षण संबंधित प्रावधान, उसके नियंत्रण संबंधित प्रावधान, उसके नियंत्रण संबंधित प्रावधान, जितने भी प्रावधान हैं इन अनुसूचित जाति और जनजाति संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची संख्या 5 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे एस। इस एस से तो स्टेट बना लिया और इससे भी स्टेट बनाएंगे। इससे कौन सा स्टेट बनाएंगे, इससे बनाएंगे स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट, विशेष राज्य, विशेष राज्य, विशेष राज्य। कुछ जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य हैं हमारे भारत में जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों के बारे में प्रावधान वो कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम तुरंत जवाब देंगे अनुसूची संख्या 6। तो वो है 4 जिसका नाम आपको सूत्र से के हिसाब से याद करेंगे, अमे मित्र। अमे मित्र ऐसे बनाएंगे असम, में से बनाएंगे मेघालय, मी से बनाएंगे मिजोरम, उत्तरे से बनाएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा ये 4 जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य हैं। इनके बारे में जो विशेष प्रावधान हमें बताया गया है वो हमें अनुसूची संख्या 6 में देखने को मिलता है। एस स्टेट, राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन। 2 पेमेंट, उच्च अधिकारी को वेतन संबंधित प्रावधान। उसके बाद ओथ, शपथ संबंधित प्रावधान उच्च अधिकारियों के। उसके बाद आर, राज्यसभा की सीटों के बारे में। टी, SC ST आरक्षण और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान जो क्षेत्र है SC और ST के। उसके बाद में बात करेंगे एस, स्पेशल स्टेट, जनजातीय क्षेत्रों वाले 4 राज्य जिसका सूत्र मैंने बताया, अमे मित्र असम, उसके बाद में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जो भी प्रावधान है वो हमें अनुसूची संख्या 6 में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूची संख्या 7 की। साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि जब भी रिवीजन करेंगे ना तो किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। देखिए अनुसूची संख्या 7, अनुसूची संख्या 7। 7 स से 7 और स से शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। जो हमारे विषय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उन विषयों की जो पावर्स है, जो शक्तियां हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, नंबर 3 समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। मैंने बताया था समवर्ती सूची के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। देखिए, समसूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, अर्थात संसद कानून बनाती है। इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और इस पर दोनों बनाते हैं, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य। जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया तो इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। और जब भारत का संविधान अस्तित्व में इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या है 61। और जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया इसमें 47 थे, और वर्तमान में इसमें है 52 विषय। याद रखना है आपको कि जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया था तो संघ सूची के कितने विषय थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने थे? 66। वर्तमान में कितने हैं? 61। कितने घटा दिए? 5। किस में जोड़ दिए? समवर्ती सूची में। ठीक है, इसमें 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए? 52 हो गए हैं। तो ये जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो अनुसूची संख्या 7 में किया गया है। देखिए, अगर राज्य सरकार या हम बात करें, राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है, लेकिन कोई ऐसा कानून उसके सामने आ जाता है जिस पर वो कानून बनाने में असमर्थ हो जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकता है, केंद्र सरकार को दे सकता है। उसके बाद समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार ने कानून बना दिया, कानून किसने बना दिया? राज्य सरकार ने। अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस पर अंतिम जो फैसला मान्य होगा वो केंद्र सरकार का मान्य होगा। ये शक्तियों से। उसके बाद में कुछ विशिष्ट विषय या विशेष विषयों की बात करेंगे, वो हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको है? केंद्र सरकार को दिया गया है। ये शक्तियों के बारे में जो विभाजन है ये अनुसूची संख्या 7 में देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुसूची संख्या 8 के बारे में। अनुसूची संख्या 8 है, अनुसूची 8 है। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों भाषाओं का अध्ययन देखने को मिलता है। भाषाओं के बारे में प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? 8 में। मैंने बताया था आपको कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो भाषाओं की संख्या थी 14। कितनी थी? 14। उसके बाद में जब 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था सिंधी को। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। और ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत भारत में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। वो कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, और वर्तमान में भाषाओं की संख्या है 22। वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। उसके बाद में हम बात करेंगे जो हमारी राजकीय भाषा है, वो राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। राजकीय भाषा का मतलब ये है कि कामकाज में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो क्या है? हिंदी। इस वर्तमान में भारत के संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे 3 भाषाएं थी उनको जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसका सूत्र आपको याद रखना है, नेमको। नेमको 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 का मतलब ने से नेपाली, मैं से मणिपुरी और को से कोंकणी। नेमको 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी। बोडो, मैथिली, संथाली, और डोगरी। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, इनको जोड़ा गया था। इनको कब जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है
इनको जोड़ा संशोधन। इनको देखो 4 भाषाएं हैं, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इनको जोड़ा गया भारत के संविधान में। देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है, 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद हमने पढ़ा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और उसके बाद में हमने पढ़ा बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। और वर्तमान में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। देखो भाषाएं याद करा देता हूं मैं आपको, कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देखिए, सूत्र के आधार पर बात करेंगे। NP नेपाली, पंजाबी। ये जो नेपाली है इस पंजाबी के मार के भाग जाता है। क्या हो जाता है? भाग जाता है। और ये मार के भागता है, भागना, BHAG, भाग गया। नेपाली किसके मार के भाग गया? पंजाबी के मार के भाग गया। कितने किलोमीटर भागा? 3 किलोमीटर भागा। उसके बाद क्या हुआ? 2 सिपाही यू वहीं पकड़ लिया और क्या किया? थप्पड़ मारे। क्या मारे? थप्पड़े मारे। ये सूत्र आपको याद रखना है। देखिए, नैन से बनाएंगे नेपाली, P से बनाएंगे पंजाबी, B से बनाएंगे बंगाली, H से बनाएंगे, H से हिंदी, A से बनाएंगे असमिया, साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें, असमिया। G से बनाएंगे गुजराती। 3 बाहर है, K हम भीतर है, तो कोष्टक को खोलेंगे, गुणा होगा, K कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 1 से बनेगा कोंकणी, 1 से बनेगा कश्मीरी, 1 से बनेगा कन्नड़। उसके बाद में M को खोलेंगे तो M भी 3 बार आएगा। 1 बनेगा मलयालम, 1 बनेगा मणिपुरी और 1 बनेगा मराठी। उसके बाद में एस को खोलेंगे, एस कितनी बार आएगा? 2। एस से बनेगा संस्कृत और जो एक 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी। यू भी 2 बार आएगा, 1 से उड़िया। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पठार भी है भाई, एक उड़िया याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा पठार उड़िया। और 1 से उर्दू बनेगा। उसके बाद में टी भी 2 बार आएगा, ऐसे तेलुगु और 1 से तमिल। ठीक है, तो देखिए कितनी भाषाएं हो गई? 18 भाषाएं हो गई। तो 4 भाषाएं और याद करेंगे। 4 भाषाओं को याद रखने का आपको है बोडोमास, बोडोमास। बो से बोडो, डो से डोगरी, मां से मैथिली और सह से संथाली। ये जो जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। ये 22 की भाषाएं हमने सूत्र के आधार पर याद कर ली। कोई भी हमें से अगर पूछेगा ना तो हम आराम से करके आ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के संविधान की अनुसूची संख्या 9 के बारे में। अनुसूची संख्या जो 9 है, मैंने बताया था जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय जो संविधान सभा थी वो संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। तो उसने प्रथम संविधान संशोधन किया था। तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत अनुसूची संख्या 9 को जोड़ा गया था। अनुसूची संख्या 9, अनुसूची संख्या 9 को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। और इसमें कुछ भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधित नियमों के बारे में प्रावधान है। नियम, अधिनियम, इनके बारे में प्रावधान है। कौन सी अनुसूची के में? 9वीं अनुसूची में, जो कब जोड़ी गई थी?
आपको याद रखना है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, और ये जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, भारतीय संविधान का निर्माण कर रही थी उस समय संविधान सभा, क्योंकि संसद तो थी नहीं हमारे पास, तो संविधान सभा के द्वारा ये प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ये जो संविधान संशोधन था, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची में हमें भूमि सुधार संबंधित और जमींदारी उन्मूलन के नियम और अधिनियम इनके बारे में हमें प्रावधान दिया गया है। देखिए, जो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के जो अधिनियम है, इनके बारे में एक प्रावधान बताया गया है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, सर्वोच्च न्यायालय या बोले न्यायपालिका है हमारी, उसके पास जो पुनरावलोकन की शक्ति है, पुनरावलोकन की शक्ति, उससे बाहर रखे जाएंगे। उससे क्या रखे जाएंगे? बाहर रखे जाएंगे। लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के विवाद मामले के बाद यह निर्णय लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, क्योंकि इनकी समीक्षा करने का अधिकार भी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। तो 9वीं अनुसूची के जो नियम और अधिनियम है, उनके बारे में समीक्षा करने का जो प्रावधान है, वो भी किसके पास होगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा, समीक्षा का प्रावधान। ये जो निर्णय लिया गया था, ये निर्णय लिया गया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के फैसले के बाद निर्णय लिया गया था कि अब सर्वोच्च न्यायालय भी इन अधिनियमों के ऊपर भी समीक्षा कर सकता है। तो ये 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ प्रावधान थे। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुसूची संख्या 10। अनुसूची संख्या 10 की अगर हम बात करेंगे, द से 10 और द से दल, दल बदल, दल बदल संबंधित जो भी प्रावधान है, कोई भी राजनीतिक दल अपने एक राजनीतिक दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल होता है, तो उनकी शर्तें क्या होगी, किस उसका अस्तित्व कैसे होगा, वो सारे का दल संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुसूची संख्या 10 में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अनुसूची संख्या 11। अनुसूची संख्या 11, देखिए स्थानीय स्वशासन के जो निकाय हैं, स्थानीय स्वशासन, जिसमें एक तो शहरी है और एक है एक ग्रामीण और एक शहरी। इसको जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 और इसको 74वां संविधान संशोधन 1992। स्थानीय स्वशासन का मतलब ग्रामीण और शहरों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने के लिए जो प्रशासन के द्वारा तीसरी इकाई बनाई गई थी, स्थानीय स्वशासन है। इसमें ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। तो ग्रामीण स्वशासन संबंधित जो भी प्रावधान है, ग्रामीण स्वशासन संबंधित जो भी प्रावधान है हमें अनुसूची संख्या 11 में देखने को मिलते हैं, और जो शहरी स्वशासन है उससे संबंधित जो भी प्रावधान है हमें अनुसूची संख्या 12 में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 29 विषय बांटे गए हैं और इसके अंदर 18 विषय बांटे गए हैं, और ये जो विषयों का जो विभाजन किया जाता है ये राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल इन विषयों को बांटती है या विषय सौंपती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो अनुसूचियां थी इनको हमने ट्रिक के आधार पर अच्छे तरीके से देखा, और जब हम अलग तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे ना, तो एक एक बात आपको इनके बारे में फिर से बताई जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी क्लास चलती रहेगी, सिर्फ आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा एक परिवार है, यूट्यूब का परिवार है, वो एक विस्तृत हो जाए और क्लास लेने में भी कुछ अलग ही आनंद महसूस होगा। तो आपसे यही निवेदन है, देखिए, देखने के बाद कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।